स्टार्ट कर दिए। Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Very good evening to all of you. So can you hear me, beta? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you very much. So in the last class, we were doing the molecular orbital theory, and we had done with the overlapping concept, bonding and the anti-bonding type of the orbitals. और ये भी हमने पढ़ लिया था कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, किसमें ओवरलैप पॉसिबल है, किसमें ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, एंड सीक्वेंस भी एनर्जी सीक्वेंस लिख दिया था. गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीबॉडी हैज रिटन द एनर्जी सीक्वेंस एज वेल. ठीक है, तो बेटा आज हम थोड़ा सा उसको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन था उसको लेंगे एंड वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही स्टार्ट हो जाए. हमने कल डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास कि वी आर हैविंग द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इफ. तो एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है ये, बट थोड़ा सा डिटेल में देख लो. बेटा एक टर्म है बॉन्ड ऑर्डर. ओके, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर वी कैन राइट इट एज B.O. कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज हाफ ऑफ number of the electrons in the bonding minus number of electrons in the anti-bonding. Let me write it clearly, दोनों आपको A ना लगे. This is the number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding. It doesn't matter बेटा, आप capital N डालो, small n डालो, it's okay. You have to just fill the electron. Bonding में कितने electrons हैं minus anti-bonding में कितने electron हैं, and you have to make a half of it. This is called as a bond order. और बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं बिटवीन द कंबाइनिंग स्पीशीज. आपको याद होगा इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग आई हैड टोल्ड यू कि केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट और नॉट? है ना? तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में ये बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. तो ये तो सबको पता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम आएगी. सेकंड 2 है बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 में एक सिग्मा एक पाई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आएगी. पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि फ्रैक्शनल भी आए, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर हाफ भी आए. याद है ना आपको मैंने बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड 1 होते हैं, बट उससे स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है. तो इसका मतलब है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन भी 2 एटम्स को पास रखने के लिए इट कैन बी द, यू कैन से, अट्रैक्शन सोर्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे 0.5, 2.5 ऐसे बॉन्ड ऑर्डर भी आ सकते हैं क्योंकि ये तो अट्रैक्शन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करेगा ये, पहली बात तो. एंड द सेकेंड थिंग इज इट विल गिव अस द मेजर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी लगेगी. थर्ड थिंग इज बॉन्ड ऑर्डर वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी. वी हैड डन दैट. So these are the 3 informations that are conveyed by the bond order. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे in the case of the molecular energy levels, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखना होगा. वो भी बहुत सिंपल है. अगर आपके पास कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे, if the molecule or the molecular ion is having the unpaired electron, that it means it will be having the paramagnetic character. Okay, and if no unpaired electron is there, all the electrons paired आपको नजर आए, तो then it would be having the diamagnetic character. ठीक है, तो यहां से आपका बनेगा क्वेश्चन.
पहला क्वेश्चन इसमें से ओवरलैपिंग का बनता है, जो हमने डिस्कस कर लिया है कि कहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कहाँ नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें से बॉन्ड ऑर्डर का बनता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसका बनता है। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करोगे मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर से चेक करोगे डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो आप ऐसे चेक करोगे। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया किसी मॉलिक्यूल के केस में, तो इसका मतलब है दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। तो these are the 3 types of the questions that can be asked. तो is it clear? इसको स्टार्ट करें इसका प्रैक्टिस, अगर ये आपको शीट क्लियर है तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So first I am going to take the example of the H2 hydrogen molecule. Hydrogen molecule में number of electrons कितने हैं? 2 electrons are there. तो start कहाँ से होता है अपना sequence? We have to just fill the electrons in the 1s, sigma 1s. The 2 electron would be there. According to Aufbau's rule, we have to just fill the electron in the lowest energy first, and then the electrons are entering into the high energy orbital. तो ये molecular orbital lowest energy वाला हो गया, sigma 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। अब आप अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, और तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो हाउ यू वुड अकाउंट फॉर द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। half of number of electrons in bonding means 2, anti-bonding beta 0 आ गया, तो this is a 1. So this clearly shows that the 2 hydrogen atom in the hydrogen molecule, they are joined with the single bond, and that we had already done in the valence bond theory also. तो valence bond theory and molecular orbital theory, जिसको हमने valence electron pair repulsion theory पढ़ा था जब lone pair होते, तो ये agreement में है, यहाँ पे कोई इसमें change नहीं है। तो single bond है यहाँ पे, and that what is the nature of that single bond? The nature of that single bond here is a sigma bond. ठीक है, ये भी हमें पता है। Now अब ये आपके पास HH में सिंगल बॉन्ड है। अगर मैंने इसका मॉलिक्यूलर आयन बना लिया, if I am taking it as a H2 plus, this is called as a hydrogen molecular ion. इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना आसान है, उस दिन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे आप AOs लिखते हो, this is a AO, ये 1s है, ये 1s है, 2 हाइड्रोजन एटम के AOs मैंने लिखे हैं। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे आर हैविंग, and after the formation of a bond they are having the 1 BMO which is of the lower energy and 1 ABMO of the higher energy. तो diagrammatically भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो I think it should be clear, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो this is a low energy orbital and that is why we have filled it first. तो this is the diagram of the H2, इसको बोलते हैं MOELD, molecular orbital energy level diagram. Okay बच्चा, this is called yes. Okay, whatever you want to ask, we'll take your questions at the end. So this is the hydrogen molecule. अब मैंने hydrogen molecule लिया। Yes पलक, say बेटा। पलक, you want to ask anything? I think she can't hear me. If you want to ask anything, you can type in a chat box. Next is a H2 plus beta. H2 plus is a hydrogen molecular ion. How many electrons are there in the H2 plus? Can anybody tell? 1. Yes, number of electrons हैं इसमें 1. So where this 1 electron would go? In the sigma 1s orbital only. And if you have to fill the this in the bond order formula, then this will be bonding minus anti bonding. कैसे भी पैटर्न में बेटा आप स्मॉल भी लिख सकते हो और इसको कैपिटल भी लिख सकते हो, ये आपकी कैलकुलेशन है, इट्स ओके। तो दिस इज अ 1 minus 0, तो दिस इज अ 1/2 हाफ, ठीक है। और अगर इसका डायग्राम बनाना है तो एक आप H लोगे बेटा और दूसरा आप H प्लस लोगे। जिसको आप H प्लस लिखोगे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड हियर वी आर हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन व्हाट यू आर डूइंग, देन यू आर सिंपली कंबाइनिंग देम एंड द 1 इलेक्ट्रॉन यू आर प्लेसिंग हियर। तो दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो ये तो आप कर लोगे। Now I am going to ask a question. I am just taking the another ion that is a H2 negative. Okay, H2 negative ion that I am going to take. तो H2 नेगेटिव जब मैंने लिया है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चा बताइए? 3. तो 3 में से बच्चा फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए सिग्मा 1s में, रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वुड बी इन द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s एंड देयर वुड बी द 1 इलेक्ट्रॉन।
तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स वी हैड डन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन बच्चा हमने फिल कर दिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो क्या आपको लग रहा है कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? बताओ तो जरा। हाफ 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 आ रहा है, ठीक है। Yes. अगर मैं अच्छा पूछूं आपको कि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी से क्या रिलेशनशिप है, तो क्या बताओगे मुझे? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर रिलेट करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, और जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, उतना उसको तोड़ना मुश्किल है। तो जितना उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो वो कहाँ जा रहा है? वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास सेम आ गया। तो कैन एनीबडी टेल और द कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द H2 प्लस एंड द H2 माइनस? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब कैटायनिक फॉर्म में है या एनायनिक फॉर्म में है, तो व्हाट डू यू से अबाउट द स्टेबिलिटी? दोनों इक्वली स्टेबल है या लेस स्टेबल है? क्या लग रहा है आपको, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? H2 प्लस स्टेबल है। H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, ये तो भाई सबको पता है H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है। ओके, हु कैन गिव मी द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई इट इज सो? रीजन आपको हम डायग्राम बनाते हुए या एमओटी पढ़ाते हुए ही मैंने बताया था बेटा जी। जब मैम होता एंटी बॉन्डिंग में मैम जो स्टेबल नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड। जब इलेक्ट्रॉन बेटा एंटर होता है बीएमओ में, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ पे है? लो एनर्जी का है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लो एनर्जी के हो गए। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी का हो गया तो वो आपके मॉलिक्यूल को या मॉलिक्यूलर आयन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। जब आपका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है, तो एंटी बॉन्डिंग का तो फॉर्मेशन ही कैसे होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिपल्शंस, और वो तो पहले ही बेटा हाई एनर्जी का है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन जब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, वो उस मॉलिक्यूलर आयन को या मॉलिक्यूल को क्या करेगा? डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो although the bond order in the case of the hydrogen molecular cation in the anionic form is same, still the H2 plus क्या है? more stable. And what is the reason behind it? Reason behind is the net electrostatic force of attraction, या in short कॉन्सेप्ट बेस्ड आपने, मैंने अट्रैक्शन बता दिया। अगर इसको देख के बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में एंटर हो रहा है, जो इस सिस्टम को क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन है He2 exist or not? क्विकली, हाँ जी जल्दी जल्दी। Does not exist. Does not exist. प्रकुल को छोड़ के कोई और बच्चा भी आंसर करेगा? लेट मी आस्क आर्यन। यस, व्हाई डजंट एग्जिस्ट? कैन एनीबडी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ द मैम He2। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके एंटी बॉन्डिंग में। तो व्हेन यू विल कंसीडर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 - 2, दैट विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो दैट मींस He and He is not having any bond, मींस नेट अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके। बाकी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करके देख सकते हो एट योर प्लेस, एट योर होम, व्हेन यू विल रिवाइज दिस चैप्टर। आप B2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, C2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। N2 का क्वेश्चन चलो मैं कर भी देती हूँ आपके सामने। कार्बन का और नाइट्रोजन का वैसे तो पता होगा, B2 के केस में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो अग्री भी करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें नाइट्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? मैम 14। 14। तो हाउ वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन? लेट्स मेक अ सीक्वेंस। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, sigma 2pz, pi anti-bonding 2px, pi anti-bonding 2py. This is a sequence, and this is the same sequence that we have to follow in the case of the nitrogen. Okay, so this is a 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. ठीक है, तो this is how we have filled the electrons.
तो बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेशन को इजी भी बना सकते हो। कैसे? देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो माइनस हो रहे हैं, तो कैंसल आउट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो बाकी आपके पास नेट बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं कितने? 6। एंटी बॉन्डिंग में और कुछ है ही नहीं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो माइनस ही कर रहे हो आप, तो नेट कितना आंसर आ गया आपके पास? 3 आ गया। ठीक है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3, तो दैट मीन्स द 2 नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद द ट्रिपल बॉन्ड. 2 electron on the each nitrogen atom, you will be having the unshared pair, that is called as a lone pair. So up to the nitrogen, what you have to do, up to the nitrogen क्या होगा, आपके पास ये सीक्वेंस फॉलो होता है जिसमें सिग्मा 2p z है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वो क्या कंफ्यूजन होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे इसको ऐसे लर्न कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि मैम 14 तक, मतलब जब तक आपके मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 or equal to 14 or the less than 14, in that case you have to follow this sequence, and then in the case of the oxygen you have to just change the sigma 2pz. अब कई बार क्या होता है कि if in the question it is being asked like n2 plus, okay, तो n2 plus के केस में how many electrons would be there? In the case of the 13. plus the electrons 13, but in the case of the n2 negative how many electrons would be there? 15. 15. ठीक है, ओके। तो 13 के केस में तो यू डोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू विल सिंपली फॉलो दिस सीक्वेंस। और n2 नेगेटिव के केस में आपको एक हो जाता है पॉइंट माइंड में कि हम ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे या नाइट्रोजन वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर द सिंपल ट्रिक, जो आपका पेरेंट है, पेरेंट यहाँ पे कौन सा है मॉलिक्यूल का? n2, ये उसके जो डॉटर है, ठीक है, उसका कैटायन और एनायन उसी से बना है। तो जो आपका पेरेंट मॉलिक्यूल होगा, पेरेंट मॉलिक्यूल जिस कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस में फॉल करता है, आपको उसका जो आयन है वही सीक्वेंस में उसी को सेम सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फॉलो करके बना। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस यू आर गोइंग टू हैव दिस। एंड ऑक्सीजन के केस में भी क्या होता है, एवरीबडी नोज दैट द ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। यस मैम। सो नो, हाँ, तो जब हम फ्रॉम द हाइड्रोजन अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद जब ऑक्सीजन पे जाते हैं तो बहुत अच्छा खासा शिफ्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होने के कारण, ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ बिकॉज वी डोंट हैव टू राइट द theoretically this explanation. So in the case of when we are going to shift the molecule from the nitrogen to oxygen ना, तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शिफ्ट आता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण उसका जो एस शेल है, अब आपको पता है ना, एस ऑर्बिटल्स आर हाईली पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू द पी एंड द डी, है ना। पेनिट्रेशन पावर बेटा कम होती जाती है। एस न्यूक्लियस के पास होता है, पी थोड़ा सा दूर होता है, डी और थोड़ा सा दूर होता है। तो एस और पी जो है उसमें गैप बढ़ जाता है इन द केस ऑफ दिस वन, तो थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। बस आप इसका रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू पीपल कैन लर्न। और उससे पहले और करेंगे क्या चेंज, ये जो सिग्मा 2pz है ना, यू हैव टू फिल इट ओवर हियर, यहाँ पे फिल करोगे इसको। ठीक है, सिग्मा 2pz और उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py उससे हाई एनर्जी के हो जाएंगे। और जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और पहले आ जाएगा। तो रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो ये वाला डाउट भी क्लियर है और ये पॉइंट भी क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नाउ इन द केस ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसा क्वेश्चन आता है। अब ऑक्सीजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एंड हाउ यू आर गोइंग टू फिल दीज इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ सिग्मा 1s, sigma anti-bonding 1s, sigma 2s, sigma anti-bonding 2s, and here you would be having the sigma 2pz, then is a pi 2px, pi 2py, then is a pi anti-bonding 2px, pi anti-bonding 2py, and in the end you will be having the sigma anti-bonding 2pz. Now you have to fill the 2 electron in each beta, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब यहाँ पे आके देखो क्या होता है। ये सिचुएशन आपको पहले भी किसी में आती है तो ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में 14 इलेक्ट्रॉन आई हैव फिल्ड एंड देन आई विल बी हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हाउ यू आर गोइंग टू फिल, as there is an equal sign in the energies of the pi star 2px and the pi star 2py, so you have to just fill the single electron each.
ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल करोगे. And when you are filling the single electron each, and if anybody is asking about the magnetic character of that, then what is the magnetic nature of this? कैसा? Paramagnetic. Yes, magnetic character of this would be the paramagnetic. Okay, this is a paramagnetic. तो ये पॉइंट यहाँ पे मैं क्यों लिख रही हूँ, मैंने यही क्यों लिखा है? तो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है. Everybody please mute yourself. तो here the valence bond theory के according अगर आप देखो तो how you are going to pair the electrons in the oxygen, you are forming the bond like this. So in that case, the oxygen is having the all electron pair. So according to the valence bond theory, this is a diamagnetic in nature. Okay. So this is a diamagnetic in nature according to the valence bond theory. But molecular orbital theory actually में जो oxygen का character है वो क्या बनाती है? That is giving the paramagnetic character to the oxygen. तो ये question आपको theoretically भी पूछा जा सकता है कि paramagnetic character of the nitrogen is explained by the which theory? Yes, Prakhul. मैम अगर जैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन का मैग्नेटिक कैरेक्टर है तो हम क्या लिखेंगे? पैरामैग्नेटिक लिखेंगे. लेटेस्ट थ्योरी आपकी MOT है और इसका एक्चुअल कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वो एक्सप्लेन नहीं हुआ था. ठीक है बेटा? थैंक यू. Okay, so this is about the oxygen, and the second type of the question that is asked about the molecular orbital theory in the case of oxygen is वो मैंने इसके ion convert कर दिया. This is O2, O2 plus, O2 2 plus, O2 2 negative and O2 single negative. तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा आप कैलकुलेट करके देखो तो what is a bond order coming out? This cancelled. So 2 2 4 6 6 minus 2 4. And that is 2. तो bond order is coming out to be 2 in the case of oxygen. मैं एक का कैलकुलेट करूंगी, बाकी मैंने आपको पहले भी ट्रिक से ही बताया था इसका. In the case of O2 plus, you have to remove this 1 electron because in that case the total of 15 electrons would be there. Then how you are going to calculate the bond order? Bond order in that case is 2 4 6 6 minus 1 5 by 2, that is 2.5. ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करके एक बार थोड़ा सा एस्टिमेशन ले लिया, इसका 2.5 आता है. आप देखो मैं कैसे लिख रही हूँ नेक्स्ट. अगर O2 molecule 2 है and with the 1 plus charge we are having the increment of 0.5, then with the 2 plus charge you have to again add the 0.5. with the 1 minus charge you have to subtract the, ये मैं सारे किससे लिख रही हूँ, ये मैंने इसमें 0.5 ऐड किया, ये मैंने फिर इसमें 0.5 plus 0.5 फिर से ऐड कर दिया. अब 2 से ही मैंने किसको बनाया, O2 नेगेटिव से बनाया, मैंने माइनस कर दिया 0.5, फिर मैंने इसी से एक बार और कर दिया माइनस, बट दिस टाइम -0.5 यानी कि -1 कर दिया. ठीक है, तो दिस इज हाउ, मैं ब्लू कलर से सर्कल लगा दे रही हूँ या ब्लैक कलर से, ये बॉन्ड ऑर्डर है. ठीक है, तो बेटा अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लगा सकते हो और बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी लगा सकते हो. इजंट इट? बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है, उसके बाद O2 प्लस का है, फिर उसके बाद O2 प्लस का है, फिर उसके बाद O2 है, आफ्टर दैट O2 नेगेटिव है, और उसके बाद किसका ऑर्डर आ गया आपके पास, O2 2 नेगेटिव का. तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है. आफ्टर दैट यू हैव टू अरेंज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो सेम ऑर्डर आ जाएगा, सेम. अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है तो इससे अपोजिट आ जाएगा. तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. This is all, yes, thank you. This is all about the molecular orbital theory. Such type of questions are being asked. So I think in the last lecture and today's lecture we had done the everything regarding the overlapping concept. इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है ये जानना बहुत जरूरी है भाई जेई में. इसमें क्वेश्चन आपका ये बन सकता है O2 प्लस O2 माइनस का कंपैरिजन, या कंपैरिजन नाइट्रोजन के किसी मॉलिक्यूलर आयन का हो सकता है, या कोई एग्जिस्ट करता है नहीं हो सकता है, या रोटेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन हो सकता है. अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे आंसर करना. ठीक है, लैंग्वेज पकड़ना ध्यान से. इन द केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, the electron density in the region between the two nucleus. Okay, I think I should write it in the, good question it is, anti-bonding molecular orbital
the electron density in the region between the two nuclei. Number 1 increases, number 2 decreases, number 3 remains same, number 4 सोच समझ के आंसर देना है, don't be in hurry. Number 4 is can't be predicted. चलो, it is in between, but let's generate a poll for this. And don't take too much of time. Start. I have started the poll. Can you see it on your screen, beta? Yes. Okay, then be fast. क्या लगता है? मैम पोल स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ मेरी तरफ से, तो ये स्टार्टेड था। ओके, लेट मी जनरेट। एरर बता रहा है। एरर बता रहा है, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं फिर बताना आप। अब देखो, हाँ अब आ रहा है आपकी तरफ से। The thing is, everybody has to give the answer. Only the मेरे ख्याल से half of the student are participating. Be fast. बहुत कुछ पढ़ना है भाई, जल्दी कर लो इसको। Giving you the few more seconds. ओके, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नेट रिजल्ट अट्रैक्शन आती है, ठीक है। तो इफ देयर इज अ नेट रिजल्ट इन अट्रैक्शन, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन होता है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो बेटा रिपल्शन होता है। तो आपको रिपल्शन वाला याद नहीं है कल की क्लास में कैसे बनाया था? ऐसे ऑर्बिटल बना दिए थे, तो बीच में तो नॉड आ गया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है उसके सेंटर वाला रीजन है जो इंटर न्यूक्लियर रीजन है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज की बजाय 0 भी अच्छा आंसर था। तो डिक्रीज होती है, बढ़ती नहीं है। अगर आपको डायग्रामेटिकली समझाया जाए, अगर ये HA की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये HB की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इन बिटवीन ऐसी कर्व आएगी, यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो गए। अगर ये आपको ऐसे, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, वैसे ही एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग के केस में ऐसे हो रहा है, ये एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इंटर न्यूक्लियर रीजन में जो डेंसिटी थी वो 0 हो गई अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिया जाए तो, ठीक है। उसमें हम्प नहीं आता है सेंटर में, तो आप ऐसे ही समझ लो, नहीं तो यू आई थिंक यू नो दिस, सेंटर में क्या क्रिएट हो जाता है, नॉड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट दैट इज अ डाइपोल मूवमेंट। देखो बेटा, डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक ना बहुत जगह आएगा। इनऑर्गेनिक में मैं पढ़ा रही हूँ अभी, केमिकल बॉन्डिंग में, ये पी ब्लॉक में भी मैं यूज करूंगी, ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करूंगी। तो यहाँ पे इस चैप्टर से रेलिवेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, उतना कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, बाकी जो इसके क्वेश्चंस है वो लेते चलेंगे जैसे चैप्टर्स हैं। तो इन द केस ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, दिस इज अ म्यू सिंबल। ओके, तो डाइपोल मूवमेंट को भी पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे 2 टर्म लिख रही हूँ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। द वन इज कॉल्ड एज अ पोलर and the other is called as a non-polar. So I think everybody is clear about what is a polar and what is a non-polar.
देखो बेटा, द स्पीशीज या जो भी आपका मॉलिक्यूल है, जो भी आपका कंपाउंड है, अगर उसमें नो चार्ज, एवरीबडी प्लीज बी ऑन म्यूट, if the no charge separation is there, I think somebody is unmuted. If no charge separation is there, then we call it as a, okay, let me check. वैसे मैंने सभी को म्यूट किया भी है अभी. Is it okay now? Yes, ma'am. Okay. Yes. So in the, okay, thank you. If the no charge separation is there, तो उस केस में हम मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे नॉन पोलर. ठीक है, जैसे जितने भी बेटा जी होमो होते हैं, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे आपने अभी पढ़े जो MOT था, H2 पढ़ लो, N2 पढ़ लो, Cl2 पढ़ लो, कुछ भी. ठीक है, ये सारे क्या हैं, होमो हैं, सेम इनके दोनों एटम्स हैं जिनमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो दिस इज अ नॉन पोलर. एंड पोलर मींस व्हेन यू आर हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज, वो हमने पढ़ लिया है. तो व्हेन द चार्ज सेपरेशन इज देयर, है ना, व्हेन द चार्ज सेपरेशन इज देयर वी कॉल इट एज अ पोलर, जिसमें आएगा आपका हेट्रो वाला, मींस AB टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल. और जो आपकी डाइपोल मूवमेंट होती है ना, दैट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी, दैट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी. ये पोलर कैरेक्टर का मेजर होती है कि कोई कंपाउंड कितना पोलर है, या आप इन शॉर्ट ऐसा भी बोल सकते हो कि जितना कोई कंपाउंड पोलर होगा उतनी उसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी. नाउ व्हाट डू वी कॉल एज अ डाइपोल. डाइपोल क्या है, whenever, आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखी है ये चीज, whenever we are having the system of the two equal and the opposite charges, and these two system of the equal and the opposite charges, if they are separated by the certain distance, that is called as a dipole. Now let us suppose that I am marking here the A and I am marking here the B, then the A and the B, A and B के बीच में जो डिस्टेंस था उसको मैंने 2A लिख दिया, या आप इसको D लिख दो, या आप 2L लिख लो, जैसे भी टर्म आप फिजिक्स में यूज कर रहे हो वो भी कर सकते हो. So this is the basically the distance between the two charges, that is called as the dipole length. Okay, this is the length of the dipole, and at the two extreme corners you are having the system of the two equal and the opposite charges. Then how the dipole moment is measured? The dipole moment mu is equal to the product of the magnitude of the charge. Okay, मैं magnitude के लिए bracket लगा देती हूँ. So this is the product of the magnitude of the charge and the distance of the separation between the two. दो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइपोल मूवमेंट. वी कॉल इट एज अ डाइपोल मूवमेंट. और डाइपोल मूवमेंट कब ज्यादा होगी, जब वो आपकी जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो पोलर ज्यादा होगा. ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट इज हैविंग समथिंग टू डू विद द स्ट्रक्चर ऑल्सो. ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट, चलो एक बात और देख लो, डाइपोल मूवमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी. This is a one of the vector quantity, and when you have to draw the arrow now, then you have to draw the arrow in that respect कि आप इसको arrow को ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा H और Cl, है ना. तो now you know that there is a some charge separation is involved and it is having the polarity. तो जो less electronegative है toward that you will draw the tail, and the more electronegative species की तरफ आप इसका head लगाओगे. ठीक है, तो this is the vector representing the dipole moment. And one more thing is regarding the units of dipole moment. What is the units of a charge? Yes, who will tell me what is the unit of a charge? Coulomb. Coulomb. Yes, 1 unit of the charge is a coulomb. Okay, good. और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होता है. और D डिस्टेंस का क्या यूनिट हो सकता है, मीटर ले सकते हैं. Yes, ma'am. Okay, so what is the unit of the dipole moment? This is a coulomb meter. Beta, this is a coulomb meter, not the centimeter. When you will write the centimeter, ना आप C और M को दोनों को small में बनाते हो. When I have written this as a coulomb meter, so this is called as a capital C and written as small m. So this is a coulomb meter. This is a unit. ठीक है, ये है इसका unit of dipole moment. And you know also कि जो आपका चार्ज है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी लिखते हैं, और जो आपका डिस्टेंस है, मान लो ये मेजर आपका एंगस्ट्रॉम में है ना, जो इंटर
आपने डाइपोल लेंथ जो मेजर किया इफ दैट इज इन एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो बच्चा 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, इसको कैसे स्प्लिट करोगे, दैट इज 10⁻⁻10। 10⁻10। ये तो मैंने इसका SI वाला लिखा, तो अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखते हो तो 10⁻10 आएगा, और जो इसका एंगस्ट्रॉम है उसको अगर आपको CGS में कन्वर्ट करना है तो 10⁻8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जब इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो ये इसका CGS1 आ गया, तो इसको डिबाई भी बोलते हैं। तो इसका मैं एक इंटर कन्वर्जन फैक्टर लिख लेती हूँ, कन्वर्जन फैक्टर, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कन्वर्ट करने में। डिबाई है बेटा 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336, वैसे 5 होता है, मैंने इसको राउंड ऑफ करके बताया, 5 का 6 कर दिया है, तो दिस इज 10⁻⁻30, दिस इज अ कूलम मीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में डिबाई है तो आपको कूलम मीटर में लिखना है, या चार्ज कूलम मीटर में लिखे हैं, डिबाई में पूछा है तो दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर यू पीपल कैन यूज। बाकी इसका जो क्वेश्चन आता है वो स्ट्रक्चर के साथ आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड द स्ट्रक्चर। जितनी भी आपकी परफेक्ट ज्योमेट्रीज हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, जितनी भी परफेक्ट ज्योमेट्रीज है, परफेक्ट ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है, कोई डिस्टॉर्शन ना हो। अब कब कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, whenever you are having all the surrounding atoms same, जैसे मैंने PF5 बनवाया, अगर PF5 को TBP बोलते हो, अगर कोई उसमें बनवा दे PF2Cl3 जैसे एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, या PF3Cl2, तो इस चीजों को बोलेंगे सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, या कहीं पे कोई लॉन पेयर आ जाए तो वो सिमेट्रिकल नहीं है। अब मेरी बात समझ में आ गई कि जब आप, मैं बोल रही हूँ कि परफेक्ट ज्योमेट्री हो जाए, ठीक है, परफेक्ट ज्योमेट्री मींस ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ठीक है, एंड द नो लोन पेयर इज इन्वॉल्व, तो उस केस में डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, जैसे मैंने लिखा BeCl2 BF3 CO2 CH4 PF5 SF6 IF7, ये सब मॉलिक्यूल वी हैड डन। ठीक है, BeCl2 लीनियर होता है बच्चों। यस मैम। अब BeCl2 अगर लीनियर है तो अगर मेरे को इसका डायग्रामेटिकली इसका बनाना है डाइपोल मूवमेंट के साथ की कैंसलेशन होता है या नहीं होता है, तो बेरिलियम बच्चा पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो आई विल ड्रॉ द एरो लाइक दिस, ठीक है, एंड इन द केस ऑफ दिस बॉन्ड आई विल ड्रॉ द एरो लाइक दिस। So these two atoms are same. Whatever the difference in the electronegativity we are observing at the extreme right, the same difference is at the extreme left. ठीक है, तो ये इसको कैंसल आउट कर देगा और उसका डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब BF3 क्या है? In the case of the BF3, you people can see these are the 3 bonds. ठीक है, how we are going to draw the dipole moment vector like this. Okay. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। अब बेटा अब आपको लग तो रहा होगा कि एक ऊपर है बट 2 नीचे हैं, बट इसमें देखो कि आपने कभी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा फिजिक्स में बच्चा? यस मैम। चलो वेरी गुड। Yes, ma'am. इन दोनों, हाँ जी ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना बेटा, तो वो ऐसे आता है और वो बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का होता है, तो इसमें भी डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी सबको पता है लीनियर स्ट्रक्चर है, डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं वो सब परफेक्ट हैं, परफेक्ट ज्योमेट्रीज हैं, कोई लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है, और उसके सराउंडिंग वाले जो एटम्स हैं वो भी सेम है। तो इन दैट केस यू कैन से कि हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रक्चर जब होगी तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब कोई पूछ ले BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, BI3 है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, BF3 की जगह BCl3 भी हो जाएगा। या दिस इज ट्रू कि बोरॉन एंड क्लोरीन का बच्चा जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो बोरॉन और फ्लोरीन से अलग है, बट बेटा जितना डिफरेंस यहाँ पे होगा उसके हिसाब से इनका भी तो डिफरेंस वही होगा ना, तो कैंसलेशन वाला तो कोई इसमें चेंज आया ही नहीं। तो BCl3 BBr3 BI3, तो जब तक डाइपोल मूवमेंट सराउंडिंग एटम सेम है और परफेक्ट स्ट्रक्चर है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होंगे। इज दैट क्लियर?
अब क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा डिस्टॉर्शन वाला, तो क्योंकि ये तो फिर क्वेश्चन आ गया आपको कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एंड यू कैन डू फॉर दैट। अब क्वेश्चन ले लिया मैंने NH3 विच इज द अमोनिया एंड NF3, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हैं, ट्राईफ्लोराइड है एंड द वन इज अ ट्राई फ्लोराइड एंड द वन इज अ अमोनिया। तो इस केस में देख लेते हैं how we are going to draw this structure. This nitrogen is having the 1 lone pair of the electron and the 3 hydrogen atoms are here. This nitrogen is having the 1 lone pair of the electron and the 3 fluorine are here. Who will tell which is having the higher dipole moment and why? Which is having the higher dipole moment? NF3. NF3 लग रहा है आपको, ओके। रीजन बीइंग चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ये। अब ये लोन पेयर है, लोन पेयर तो पहले ही सर पे है भाई, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट का एरो ऐसे जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये नेट जो डायरेक्शन है, नेट सभी का मिला के जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ऐसे आ रही है। अब NF3 के केस में देख लो, इन द केस ऑफ NF3 जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो समथिंग लाइक दिस, टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विच इज अ फ्लोरीन वन एंड द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 3 नाइट्रोजन एटम का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो एग्जैक्टली इसके सेम तो नहीं हो सकता ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लॉन पेयर है वो, तो इसका मतलब है इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 तो नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, नॉट 0, बट दिस इज फॉर द श्योर डाइपोल मूवमेंट NF3 की लेस देन होगी इन कंपैरिजन टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3। NH3 की ज्यादा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर को शिफ्ट हो जाएंगे, और जो लोन पेयर है वो तो पहले ही अपना डाइपोल मूवमेंट का उसका एरो इलेक्ट्रॉन है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसी डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्कशन में नहीं ले रही हूँ, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस इसके होंगे वो सारे P ब्लॉक में हैं और वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन से हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं ले रही हूँ यहाँ पे, 2 छोटे टॉपिक, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। तो वन इज अ रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑफ कोर्स विल डू इन अ वेरी मच डिटेल, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन इसका ले लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। In the case of a resonance, what actually the resonance is? Resonance होता क्या है, कहाँ होता है, इसका रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बेटा ये रेजोनेंस है, दिस इज अ फिनोमिना। मैं एक बार डेफिनेशन लिख रही हूँ, समझ लो इसको अच्छे से। द फिनोमिना exhibited by the compounds which have the same position of atoms throughout, ये वो स्ट्रक्चर्स होंगी, same position of the atoms, but differs in the arrangement of the electrons, differs in the arrangement of electrons। तो यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, बट एटम्स की पोजीशन डिफरेंट है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए ना 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करवा देती हूँ इसकी। व्हाट डू यू कॉल टू दिस आयन? बच्चा क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आयन? कार्बोनेट आयन। बिल्कुल ठीक है जी, कार्बोनेट आयन ही लिखा है। अब अगर मैं इसको केमिकल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में जो केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग टाइम पे पढ़ी थी उसके हिसाब से बनवाऊं तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? ऑक्सीजन भी और नेगेटिव चार्ज भी, ये कैसे सिखाया था आपको? हाउ डू यू अरेंज द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम्स? बताओ जल्दी जल्दी। समथिंग लाइक दिस, 2 negative charge and the 2 negative charge are on the 2 oxygen atoms। तो क्या सिखाया था? जितने नेगेटिव चार्ज हो उतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर आपको सिंगल बॉन्ड लगा देना है।
बिकॉज द 2 नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देन इट वुड बी हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड द 7 इलेक्ट्रॉन मीन टू से देयर वुड बी द 1 नेगेटिव चार्ज ना। तो इस तरह से हमने ये अरेंज कर दिया, ये हम कर रहे हैं बहुत देर से। और जो न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पे यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाना तो इट इज ओके इफ यू आर राइटिंग द 2 नेगेटिव एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी। देखो, पहली बात तो रेजोनेंस में आपको एटम की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। So this is the first rule कि you don't have to change the position of the atoms, you have to just redistribute the electron. So next structure will be having your carbon, oxygen, oxygen and the oxygen. So what you can do, you can simply make the electron move like this and in that case it will move like this. ओके तो बेटा ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देयर इज द नेगेटिव चार्ज, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आया कि ये जो ऑलरेडी बॉन्ड था ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपको देखने से ये बात समझ में आ रही है कि इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन करवाया है और एटम्स की पोजीशन सेम है, पहली बात। एंड द सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, कोई फर्स्ट स्ट्रक्चर आपने बना ली, तो जितना आपके पास नेट चार्ज फर्स्ट स्ट्रक्चर में था थ्रू आउट योर रेजोनेंस, हर स्ट्रक्चर पे नेट उतना ही चार्ज आएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 नेगेटिव था, एक्चुअली मॉलिक्यूल में 2 नेगेटिव था, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बनाएंगे जिसमें 2 नेगेटिव है। तो जब आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का कर लिया, व्हेन यू आर डन विद दिस द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यू अगेन विल बी गेटिंग द 2 नेगेटिव चार्ज। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, देयर विल बी द सेम नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस यू आर हैविंग। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर आई एम नॉट मेकिंग दिस एरो, आपको देख के पता लग गया होगा कि मैम ने डबल बॉन्ड को एक बार अप कर दिया, तो व्हाट इज द अनदर केस लेफ्ट, यू कैन हैव दैट डबल बॉन्ड इन दिस पोजीशन and rest 2 are like this. Okay, तो this is the resonating structure. तो क्या सीख लिया हमने ये सीख लिया कि we have to just keep the thoroughly in the throughout structures we have to just keep the position of the atom same, only the electron will redistribute and the negative positive जितने भी charges थे net amount of charge same रहेगा. And the third very very important thing is कि जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है तो उस केस में सारी की सारी स्ट्रक्चर्स इक्वल स्टेबिलिटी की नहीं होती हैं। मतलब यू कांट से कि ऑल द स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल। अब इस केस में देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये चार्ज कैलकुलेशन में तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना कि कितना माइनस कितना प्लस लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़े तो एक फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक भी है, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को वो नहीं आता होगा। सबको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस लगा लो, कम हो गया तो प्लस लगा लो। तो वी डोंट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला बेटा कि गिन के लगाएं। तो दिस इज ट्रू, आपको इलेक्ट्रॉन के डॉट मार के फटाफट कर लेना। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो यू कैन रेज अ हैंड एंड यू कैन आस्क मी, इज इट ओके? सबको पता लग रहा है कि ये माइनस माइनस क्यों आए हैं वहां पे? Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही थी कि ऑल द स्ट्रक्चर्स आर नॉट स्टेबल। अब पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि स्टेबिलिटी का फैक्टर कहाँ से आया। देखो बेटा, रेजोनेंस लीड टू द स्टेबिलिटी। हाउ? स्टेबिलिटी का तो एक ही पॉइंट हमें पता है कि when there is some lowering in the energy of the system, then there is a stability, increase in the stability. So as a result of the resonance क्या होता है? As a result of the resonance energy release होती है, ठीक है। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो पहले वो एनर्जी कहाँ पे थी? पहले वो एनर्जी उस मॉलिक्यूल के, उस आयन के अंदर थी। So as a result of the resonance, the energy is released and that the system is acquiring the stability state. Can anybody tell why the energy is released and why the system is acquiring the stability when we are doing with the movement of the electron? इसको आज मैं लूंगी, आज ऑर्गेनिक पढ़ाना है ना, ये कॉन्सेप्ट आएगा। देखो, अभी नहीं आता होगा, अभी सीखते हैं बेटा। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, उसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। इलेक्ट्रॉन जब एक एटम पे रह रहा है उसे बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वहां पे, इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे। तो जब चार्ज किसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है,
इंटेंसिफाइड होता है तो वो रिएक्टिव होता है। तो कोई भी वहां पे आएगा और उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्ज किसी जगह पे है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वहां पे रिएक्ट कर लेगा। बट अगर वो नेगेटिव चार्ज उस जगह पे नहीं रह के क्या कर रहा है बच्चों, घूम रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन से क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, और जब भी कभी ऑर्गेनिक में मैं अभी डिस्कशन करूंगी इन बातों का, जब भी कभी डीलोकलाइजेशन का या रेजोनेंस का चांस मिले तो आपको इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवाना है। मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ यहाँ पे, सारे मेरे स्टूडेंट याद रखते हैं कि इफ देयर आर द चांसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन यू हैव टू कंसिडर इट ऑन द प्रायोरिटी बिकॉज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लीड टू द स्टेबिलिटी। इज दैट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप अगर ये कहानी आपको समझ में आ रही है। अब कहाँ पे डीलोकलाइजेशन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वहां पे कंजुगेटेड सिस्टम देख लेना। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब जैसे ये कंजुगेटेड था, देखो ये लॉन पेयर था और ये पाई था, ये कंजुगेटेड है सिस्टम के साथ। अब ये यहाँ पे आ जाए, इधर से ये उठे ना, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हो। कंजुगेशन का मतलब समझते हो ना, सिंगल डबल ऑल्टरनेट मैनर में सिंगल डबल है तो वो कंजुगेटेड सिस्टम है। या डबल बॉन्ड प्लस के साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में हो सकता है, या डबल बॉन्ड नेगेटिव के साथ कंजुगेशन में हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और अगर डीलोकलाइजेशन के चांसेस हैं तो इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूमने से स्टेबल होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी बिकॉज द मोर एनर्जी इज रिलीज एंड दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस एनर्जी। तो दिस इज हाउ वी आर ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और मैंने सिर्फ क्या किया, इफ आई नो द ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स देन आई नो कि आप जितनी स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का काउंट सेम रखना है, बस घुमाना है, डबल बॉन्ड को एक बार यहाँ एक बार यहाँ लगा दिया। अच्छा, मैंने बात स्टेबिलिटी की थी। स्टेबिलिटी के लिए मैं 2-3 बातें बोलूंगी, ध्यान से याद रखना। पहली बात तो इफ द योर स्ट्रक्चर दैट यू हैव मेड इज हैविंग द मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट वुड बी स्टेबल, ठीक है। इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। यस, यू कैन आस्क। मैम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से स्टेबल के होते हैं कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के घूमने से? अभी तो इसी पे ही तो समझाया मैंने। अच्छा, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, नहीं तो आज ऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आप अच्छे से समझना बेटा। यस मैम। अगर बच्चा इलेक्ट्रॉन किसी जगह पे पड़ा, अच्छा मैं आपको ना ये एक बॉक्स में, ये देखो, ये रेड कलर का मैंने एक बॉक्स बनाया। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पीशीज के ऊपर पड़ा है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, नेगेटिव है यहाँ पे, तो वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को कोई भी स्पीशीज आके यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है। अगर चार्ज इंटेंसिफाइड है, अगर किसी जगह पे इकट्ठा पड़ा है तो वहां पे हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्टिविटी उस सिस्टम की बढ़ जाएगी। अब देखो क्या हो रहा है, ऐसे। अब ये कंजुगेशन आ गया। कंजुगेशन कैसे आ गया, अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये यहाँ चले जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने जा रहा है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन सिस्टम में अगर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब जिस स्पीशीज ने यहाँ पे आना था, मान लो किसी पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करने आना था, तो अब ये नेगेटिव चार्ज तो वहां पे रह ही नहीं रहा। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज तो मूव कर रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो उसका क्या कम हो जाएगा, पहले मुझे ये बताओ, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि अगर किसी स्पीशीज की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है ना। अगर किसी की रिएक्टिविटी कम है तो इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगर चार्ज किसी जगह पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोलते हैं उसे इंटेंसिफाइड है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। अगर चार्ज फैला हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। मैं ना इसको अपने बेस पे एक एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि आप जिस रीजन को बिलोंग करते हो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब एक छोटी सी एग्जांपल से मैं इसको वाइंड अप करूंगी। मैं यहाँ पे साउथ दिल्ली में हूँ, ठीक है। अगर मैं 6 to 7 आपकी क्लास में प्रेजेंट हूँ, एक फिक्स पोजीशन पे बैठ के अपनी चेयर पे बैठ गई हूँ, तो आप लोग रिएक्ट कर सकते हो थ्रू द केमिस्ट्री विद मी। अगर मैं ये 6 to 7 में अपने साउथ दिल्ली में घूमने लग जाऊं तो आप लोग मुझे कैच नहीं कर सकते हो ना। तो मैं उस केस में क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी तो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी इस चार्ज कम हो जाती है। प्लीज बी ऑन म्यूट। मुझे बार बार करना पड़ रहा है आप लोगों को म्यूट, भाई ये कोई सिस्टम नहीं है। ओके, तो ठीक है बेटा,
तो अब कहने का ये मीनिंग हुआ कि अगर आपका चार्ज डीलोकलाइजेशन में आ गया तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल हो जा रहा है और वो बाकी जो स्टेबिलिटी से लो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। बाकी ये बहुत पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक में, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, उसको फटाफट कंप्लीट करें। देखो सबसे पहले तो इफ योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हैविंग द मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पहली बात याद रखना, तो इन दैट केस वो स्टेबल होगा। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन इससे भी नहीं लग रहा, तुम्हें सारी की सारी स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो सेकंड थिंग, if your resonating structure which is not having any charge, that is more stable in comparison to the structure with the charges। ठीक है, सेकंड पॉइंट। तीसरी बात, इससे भी नहीं लग रहा आपका पॉइंट क्वेश्चन, तीसरी बात, if you are having the structure with the single charge, that is more stable in comparison to the structure with the two charges, इससे भी नहीं लग रहा। फिर इफ यू आर हैविंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें दो अपोजिट चार्जेस हैं पर वो वेल सेपरेटेड है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है। पास पास है तो इसका मतलब है उस केस में, या मान लो माइनस माइनस पास पास है तो रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो रही है, तो दैट मीन्स डिस्टेबलाइज हो रहा सिस्टम। तो चार्जेस हो तो वो फार दूर भी होने चाहिए, फार सेपरेटेड होने चाहिए। तो इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और ये सारी चीजें ऑर्गेनिक में आती हैं, ये यहाँ पे नहीं आती, तो यहाँ पे इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना अभी हमें समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर हमने कैसे बनानी है, चार्ज हमें सेम रखने हैं, दिस एंड दैट। अब ना रेजोनेंस से, ओके, रेजोनेंस से आप बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, कोई दो एटम्स पकड़ लो, ये दो एटम पकड़ लिए, ये ठीक है, एक बॉन्ड पकड़ लिया हमने, एक फिक्स पोजीशन वाला CO। तो नंबर ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन two atoms, number of the bond between the two atoms divided by the total resonating structures, total resonating structures, that is called as a bond order। कितने बॉन्ड हैं डिवाइडेड बाय कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैंने ये एक फिक्स CO ले लिया, बॉन्ड्स कैलकुलेट करो बच्चा, इसमें कितने हैं, 1 here 2 here, कितने हो गए बताओ, 3, ये कितने हो गए 1 4, तो 4, ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन इधर कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3, तो कितना आंसर आ गया 1.33। तो पहला क्वेश्चन तो टीचर आपसे पूछ रहा है, आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो उसका तो आंसर है ऑल आर इक्वली स्टेबल, कुछ डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है ना, ऑल आर इक्वली स्टेबल। सेकेंड थिंग इज कि रेजोनेंस के हिसाब से पहली स्ट्रक्चर में इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है, थर्ड स्ट्रक्चर में 3 सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो एक्चुअली में इसका बॉन्ड कितना है, एक्चुअली में बॉन्ड ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो बात आपको सिखाई दी है कि डीलोकलाइजेशन हो तो प्रायोरिटी पे कंसिडर कर लेना। तो इसका मतलब है एक बॉन्ड तो बच्चा इसमें फिक्स है, बाकी जो एक बॉन्ड है ना वो 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट मींस टू ईच उसका कितना हिस्सा जाएगा, कितना शेयर जाएगा, 0.3 पार्ट जाएगा, यानी कि वो 1.3 बॉन्ड है। अब इसमें आपको टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें हमने उसके कोई 3 पार्ट नहीं किए हैं, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब 1 से ज्यादा है और 2 से कम है ये बॉन्ड, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगा लो, जितने भी पैरामीटर आप सोचोगे, वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है ये बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कम है, और 0.3 तीनों में जा रहा है। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट दिस वन योर बॉन्ड ऑर्डर, ओके, एंड दैट बॉन्ड ऑर्डर इज विद द हेल्प ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये क्लियर है आपको? एक एग्जांपल मैं इसकी और कराती हूँ, ये क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, अब जैसे देख लो, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया आपका CO2, ठीक है, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, CO2 की स्ट्रक्चर आपने ये बनाई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है CO2 की। अब CO2 की स्ट्रक्चर में यू कैन हैव द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है, तो CO यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, दिस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया, तो दिस इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये प्लस आ जाएगा, 1 2 3 4, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब वॉट एवर द मूवमेंट यू हैव शोन, वो मूवमेंट आप अपोजिट भी दिखा सकते हो, ठीक है, 1 2, तो ये प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये 7 चार्ज आ गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1,
स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। अब मैं इससे 3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और पोल जनरेट कर लेते हैं इसका। सबसे पहला तो आपने बताना है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। दूसरा आपको इसमें बताना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी लिख लो आप 1, 3, 2 and fourth option is 2.3। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक है जी, लेट मी जनरेट अ पोल। हाँ जी, देखो, इज इट अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, मैम एरर शो कर रहा है। मेरे यहाँ से तो बिल्कुल सही कनेक्ट हुआ है। अभी किसी स्टूडेंट को एक अभी लग भी रहा था कि वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी देखो, Yes, ma'am. मैम हो रहा है। ओके ओके, हो रहा है। ठीक है बेटा। अभी सभी का आंसर नहीं है मेरे पास सभी का कोई आंसर रिकॉर्डेड नहीं है। अभी थोड़े से स्टूडेंट ने आंसर किया। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। इन द लास्ट स्लाइड आई हैड रिटन द फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला है, 2 चीजें आपको चेक करनी है। सभी को पार्टिसिपेट करना है भाई। Still everybody is not participating. Half of the class is participating only. Everybody please try. ओके, हाँ जी, तो काफी स्टूडेंट्स ने तो करेक्ट आंसर दिया है। क्या फॉर्मूला था? हु विल टेल भाई, कौन बताएगा? मैं वैल्यू लिखूंगी, बताओ तो फॉर्मूला। Number of bonds in Yes. CO. हाँ जी, ईदर साइड यू कैन टेक। मैंने ये ले लिया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट किए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड डिवाइडेड बाय क्या था बेटे? रेजोनेटिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 थी, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो बिल्कुल सही तो था आंसर। Yes, ma'am. अब Yes, क्वेश्चन एक मैंने ऊपर लिखा था, उसको पोल नहीं जनरेट करते, ऐसे ही कर लेते हैं डिस्कस। स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है 1 2 3 में से? 1. हाँ बिल्कुल 1। और 1 क्यों है? क्योंकि 1 पे कोई चार्ज नहीं है ना, वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। बाकी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करो तो 4 इसमें है, 4 बाकी दोनों में है। क्या सेकंड और थर्ड में कोई स्टेबिलिटी का डिफरेंस है? नो। सेकंड एंड थर्ड तो बस राइट और लेफ्ट किया है मैंने, बस उसको O नेगेटिव O प्लस उसको लेफ्ट और राइट एक्सचेंज किया। तो दिस इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इन दीज 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक बात और कि जो आपका रेजोनेंस है ना, अब जैसे बेंजीन में रेजोनेंस होता है, तो बेंजीन तो सब जानते हैं भाई। ठीक है, दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल। इन द बेंजीन देयर इज अ रेजोनेंस। अब C1 और C2 बच्चा मैं इसको लिख देती हूँ, बाकी तो आप C3 C4 C5 6 आपको पता है सब। So there can be this type of the arrangement of the electron, or the another way of representing the electron is like this, है ना, या इसको लिख सकते हो। तो पहले C1 C2 में क्या था? डबल बॉन्ड नजर आता था। अब C1 C2 में क्या है?
सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो आप इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख देते हो। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है कि आप इसे ऐसे सर्कल डाल देते हो, ठीक है। अब हाइब्रिड का मीनिंग क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन तो में तो हमने यही सीखा है कि मिक्सचर। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर इसका क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो इसका मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है। देखो ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। अब आप देखो ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मूव करते करते आप उसकी एक्चुअल पिक्चर बना सकते हो क्या, किस टाइम पे क्या है। अभी मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं क्लास में से बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? बोलेंगे मैम 7 and 4 हुए हैं, तो मैं बोलूंगी नहीं अभी 4 नहीं हुए हैं, कुछ इसमें सेकंड्स भी ऐड करो। तो आप और स्मार्ट हो जाओगे, आप सेकंड वाला वॉच भी ले आओगे, उसमें से सेकंड पढ़ दोगे। मैं कहूंगी ये भी करेक्ट टाइम नहीं है, जितनी देर तुमने बोलने में लगाई है उसमें से कुछ सेकंड और लग गए हैं, ठीक है। आप बोलेंगे हम उतना प्लस करके बोलेंगे, मैं कहूंगी सेकंड का उतना पोर्शन नहीं है, तो आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बेटा जब मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन की पिक्चर बन ही नहीं सकती है। तो ये इसकी एक एग्जांपल एनसीईआरटी ऐसे बोलती है कि ये अगर आपका हॉर्स है और ये आपका डोंकी है, एस है, गधा है, तो ये म्यूल है ना। तो आप बोलो कि जो खच्चर होता है वो गधे और घोड़े से मिलके बना है, तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा। तो ये तीनों अलग अलग है। हाँ ये बात है कि म्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों से मिलती है, ठीक है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी बनाई नहीं जा सकती, तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक टेंटेटिव सी मान के कि हाँ ऐसा होता होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंड वी आर मेकिंग जस्ट लाइक दिस। तो ये इसके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं भाई, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी समझाती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब रेजोनेंस एनर्जी ले लेते हैं क्या है। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, पहले डेफिनेशन देख लो इसकी। द डिफरेंस इन द एनर्जी between the most stable resonating structure and the actual structure is called resonance energy, is called the resonance energy, ठीक है। आप देखो मान लो कोई एक कंपाउंड है A, उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी 1, 2 and 3। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, तो स्टेबिलिटी के बेस पे ऐसा चेक किया गया कि A की, अब 1 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, 2 की एनर्जी उससे कम है और 3 की एनर्जी इन तीनों में से कम है। तो 3 को तुम क्या मार्क करोगे बेटा? 3 को तुम मार्क करोगे मोस्ट स्टेबल, अगर ये एनर्जी है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी एनर्जी x है, इसकी एनर्जी y है, इसकी एनर्जी z, ठीक है, और z लोएस्ट है, ठीक है। अब ये मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुमने बना दी, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो तुम बना ही नहीं सकते, है ना। एक्चुअल तो आपको थ्योरेटिकल डाटा से, कैलकुलेशन से पता लगेगा बेटा कि एक्चुअल एनर्जी कितनी है। अब ये जो मैंने रेड कलर से लाइन लगाई है ना, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर को कई किताबें, कई टीचर्स लिख देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड हम बना लेते हैं मिक्सचर स्ट्रक्चर उसका, पर एक्चुअली में हाइब्रिड भी एक्चुअल नहीं होती, एक्चुअल की पिक्चोरियल ही नहीं रिप्रेजेंटेशन। और ये नहीं है कि बन नहीं पा रही है, बन इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो किसी टाइम पे आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चेक ही नहीं कर सकते। वैसे भी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सबको ये बात पता है, ठीक है ना। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक हमने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स का फुटप्रिंट चेज किया है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन थोड़ा ना नोट किया है। पता है ना ये कहानी सभी को भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. चलो वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। तो जी दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी है P, ठीक है। तो जो बच्चा रेजोनेंस एनर्जी होगी ना, रेजोनेंस एनर्जी होगी आपकी Z माइनस P। मान लो आपको कोई कंपाउंड दे दिया, एक की 100 है, इसकी 500 है, इसकी 50 है, और एक्चुअल कंपाउंड की एनर्जी 30 है, तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी? 20 आएगी,
मतलब 3 स्ट्रक्चर्स अगर या 4 जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है और उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर का एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज क्यों होती है? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। कंपाउंड स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, लो एनर्जी का होगा। जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग एनर्जीज होंगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। कई बार एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3-4 बना के दिखा दी और उसमें से पूछ लिया कौन सी नहीं हो सकती। तो उसमें आप ये फर्स्ट पॉइंट याद रखोगे कि एटम की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। तो ये रहा रेजोनेंस का कंसेप्ट। अब एक छोटी सी चीज है, वो है आपके पास बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन। बेटा इन चीजों के ना बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये सारे क्वेश्चन पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा अमाउंट में हम पढ़ेंगे। तो जो इस चैप्टर में बहुत रेलिवेंट है वो मैंने करवा दी, वैसे तो मोर देन इनफ आपको बता दिया इसमें। बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, जैसे शायद ये क्वेश्चन अगर मैंने डिस्कस कर लिया है तो पहले तो पोल ले लेंगे, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन हम इसका सॉल्व। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। और इन दोनों के जो बॉन्ड एंगल हैं, एक ले लो आप और एक ले लो इसका। इनमें क्या रिलेशन? ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन है, नो रिलेशन। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया टी। और इसमें बॉन्ड एंगल आपको लगाना है इंक्रीजर। ये डिस्कशन में लेंगे क्वेश्चन, ये पोल में ले लेते हैं और खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को। दोनों पोल्स में ले लो। दूसरे वाले की ऑप्शन नहीं ना बन सकती, इंक्रीज डिक्रीज ही होगा। चलो मैं लगा देती हूँ दूसरे वाले को, ऐसे ही कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप यही वाला जो है ऑप्शन ले लो, इंक्रीजेज हैं, डिक्रीजेज हैं, इक्वल हैं, या कोई रिलेशनशिप नहीं है। Can you see the poll on your screen बेटा? यस मैम। ओके जी, तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर देना। ये ए लिख दो भाई, इसको बी लिख दो। And everybody has to participate. I thought कि चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ डिस्कशन ले ही गया यहाँ एंड तक। Everybody has to participate भाई। हाफ ऑफ मैम पलक। पलक को क्वेश्चन पूछना है। पलक पूछिए। If you don't want to ask anything, then please be on mute and don't disturb the class. If you are having any query, only then you have to unmute. Okay, so I am ending the poll for 1. Now you have to do the poll for second one. सेकेंड वाला आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट वाले का डिस्कशन देख लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट वाले केस में व्हाट डू यू थिंक, साइज क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था जब रिवीजन लिया था फटाफट टेस्ट से एक दिन पहले, याद हो तो।
यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मेरे पास लोन पेयर. Every time I have to mute you all. Why you people are not understanding? You people are disturbing if you are doing like this. तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर में इन्वॉल्व है उनको अपनी तरफ खींचेगा. तो अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा. अमोनिया में सबसे ज्यादा है, डाउन द ग्रुप जाते हुए तो बॉन्ड एंगल 90 को अप्रोच करता है, जो एक्चुअली पी और बाइटल्स में होता है, जिसमें ये लग नहीं रहा कि हाइब्रिडाइजेशन में ये इन्वॉल्व है. तो करेक्ट आंसर था कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, अगर आपने इसको इस पर्सपेक्टिव से आंसर दिया है तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इक्वल और कांट बी प्रेडिक्टेड. तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. हाँ जी, NO2 प्लस और NO3 नेगेटिव. NO3 नेगेटिव में क्या लग रहा है आपको? In the case of the NO3 negative, you are having this type of, you can say structure. And this is क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2. और NO2 प्लस में क्या है? NO2 प्लस में एक जो इसका ऑड वाला इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव कर दिया, ये 180 डिग्री है, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है. तो बॉन्ड एंगल NO2 प्लस का ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू NO3 नेगेटिव. तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so this is all about the chemical bonding. Chemical bonding we people have done. अब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका अच्छे से. इसका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पेपर में 100% सही जाना चाहिए. दिस वाज अ फर्स्ट चैप्टर, तो हमें बहुत टाइम लगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया इस पे. अभी थोड़ा सा आपको बेसिक केमिस्ट्री कैसे मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ गया. तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं अभी आपको करवाऊंगी दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्टार्ट करवाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें GOC चलेगा, जो 11th वाला पोर्शन है. और मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम पे एज द एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, तो उस टाइम पे ऑर्गेनिक अभी करा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो देन दे विल गेट अ सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. तो आर यू एग्री विद मी? इफ यू आर एग्री विद मी गिव मी अ थम्स अप. ओके, तो मेरा ऑर्गेनिक पढ़ाने का जो ढंग है वो बहुत बेसिक से है और एक प्रॉपर रूल के पर्सपेक्टिव से है, ताकि मैकेनिज्म में आगे दिक्कत ना हो और कनेक्टिविटी बननी चाहिए. अगर पहली क्लास छोड़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में देखोगे और वैसा किसी बुक में भी नहीं मिलेगा. क्लियरली कह रही हूँ मैं, जैसा मैं पढ़ाऊंगी. तो इसलिए प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास. Okay, now you have to stay here. I am leaving in a meeting and you have to connect to the next class. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. God bless you all. Thank you, ma'am.